हेलो एवरीवन अगेन। सो वहाँ पे कट हो गया था, वहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया था कि तीन चीज़ें थी, ठीक है। अब लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि भाई हम लोग को लॉजिक ज़रूरी है, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, ठीक है। तो वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था आपको, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, मतलब इतना डीप में नहीं जाना, जितना आपके काम का था नेसेसिटी के लिए ना मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, सोशल इनजस्टिस, मतलब लोगों को समझ आने लग गया था, ठीक है। ये पॉइंट था सोशल इनजस्टिस का, मतलब ऑल आर इक्वल, और बहुत सही बात भी थी, ठीक है। सोशल इनजस्टिस में उन्होंने क्या बोला, ऑल आर इक्वल, ठीक है। ऑल आर इक्वल यही बोला उन्होंने, ऑल आर इक्वल। जब सब इक्वल है तो सबके लिए सब कुछ इक्वल होना चाहिए, हर चीज में कुछ लॉजिक होना चाहिए। कितना सही अप्रोच है, सोच के देखो कि हाँ लॉजिक चाहिए। अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए, नहीं लॉजिक होना चाहिए, हर चीज में लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, और तब फ्रेंच ने ये बोला कि देखो ये राजा वाजा सिस्टम हटाओ, ठीक है। सही से एक सही यूनिट एस्टैब्लिश करो जो सब कोई फॉलो कर सके और इजीली चेक कर सके, ठीक है। यही दो पॉइंट था, एवरीवन कैन फॉलो देम इजीली एंड एवरीवन कैन चेक देम इजीली। ये दो पॉइंट थे, बस यही दो पॉइंट को उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये दो चीज़ें होंगी और आम जनता फॉलो कर सके, ठीक है। बस इनका यही दो था। इन्होंने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच सही है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या आ जाएगा पता है आपको, डेसिमल सिस्टम। इन्होंने डेसिमल सिस्टम को बोला कि कायदे सही काम करो, डेसिमल सिस्टम में बात करो, दैट मीन्स 10 टू द पावर, ये सब क्या है, डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। और ये मेथड बहुत साइंटिफिक भी अच्छा है, ये जब आप 12th पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्यों अच्छा है। ये मेथड अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है, पर 12th में, अभी नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये दो पॉइंट क्लियर है आपको, सोशल इनजस्टिस वाज द रीजन, जिससे, और वैसे कैपिटलिज्म भी बहुत ज्यादा आ रहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो उसमें पता चलेगा कैपिटलिज्म, पर हिस्ट्री का क्लास नहीं है, क्या करना है, बस जितना जरूरत था उतना मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन सबको ध्यान में रखते हुए सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल, तुम लोग ऐसे याद रखो क्योंकि ये फ्रेंच की क्लास है नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर द वन जिन्होंने बोला देखो हम इंटरनेशनल सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और इनका कुछ काम नहीं है, इनका बस स्टैंडर्ड और यूनिट का वो जो चल रहा है आपस में स्केलिंग करना, दैट्स इट, बस, ठीक है। और इनका दो पॉइंट था, एनसाइक्लोपीडिया में भी यही लिखा हुआ है यार, मतलब दो ही पॉइंट थे। नंबर 1 था कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड पीपल कैन चेक देम इजीली, ठीक है। यही दो पॉइंट पे चलना चाह रहे थे बस, और बहुत अच्छा अप्रोच भी था। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ फ्री आर वी इन सेलेक्टिंग यूनिट, ठीक है। अब भाई अब ठीक है यार, क्वांटिटीज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सर्टेन क्वांटिटीज को, ना वो कितने फ्री है हम, हाउ फ्री आर वी इन सेलेक्टिंग द क्वांटिटीज। हाउ फ्री आर वी इन सेलेक्टिंग द क्वांटिटीज, मतलब अब किन किन क्वांटिटी को हम लोग लेंगे, ठीक है। हाउ फ्री आर वी, अब इस पे दो तरह के लोग थे, ठीक है, दो व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट नंबर 1 एंड और एक था
व्यू पॉइंट नंबर 2, दोनों पे समझते हैं, ठीक है। माइंडसेट समझना शुरू करो कि दूसरे माइंडसेट कैसे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ चीज पे तर्क कर रहे हो, दैट मीन्स इफ यू आर डिबेटिंग ऑन सम टॉपिक, इट डजंट मीन दैट द पर्सन यू आर means the opposite person to whom you are debating is not telling right thing, right? Yeah, for your perspective it might be right, for his perspective it might be right. So अगर मुझसे पूछोगे तो दोनों ही व्यू पॉइंट सही थे, ठीक है, दोनों ही व्यू पॉइंट सही थे। इनका ये था कि देखो भाई, नेचर में इनका पॉइंट बहुत सही था कि नेचर में उस टाइम तक मतलब समझ जाओ कि मैकेनिक्स के लिए 3 यूनिट काफ़ी थी, ठीक है। नेचर में मैकेनिक्स, नेचर में ऑब्जर्व करो तो क्या, मैकेनिक्स, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स इन द सेंस ऑब्जर्व तो सब कुछ कर सकते हैं, बट उनको लग रहा था कि चलो मैकेनिक्स के लिए 3 यूनिट है अपने पास, ठीक है। और अदर क्वांटिटीज के लिए एक यूनिट जोड़ते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 यूनिट जोड़ देना यार, मैग्नेटिज्म के लिए 1 यूनिट जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ऐसे वो बोल रहे थे कि देखो अपने पास नेचर में क्या है, मैकेनिक्स के लिए 3 यूनिट इनफ है, ठीक है। और हर एक अदर क्वांटिटीज फिजिक्स की जो भी नहीं आ रही होगी उसके लिए 1 क्वांटिटी और जोड़ दो। अब तुम सोच के देखो तो कितने क्वांटिटीज हो जाते, ठीक है। तुम खुद सोच के देखो कितने सारे क्वांटिटीज हो जाते अगर ये व्यू पॉइंट, हालांकि गलत नहीं था यार, नेचर में हो रहा है सही, ऑब्वियसली राइट। वही मैं बोल रहा था ना कि अगर तुम किससे डिबेट कर रहे हो, ठीक है, अगर सही आदमी से डिबेट कर रहे हो तो अब भाई जिसको कुछ नहीं पता उससे डिबेट करके क्या करोगे, सही तो उसका भी पर्सपेक्टिव सही है, पहले उसके पर्सपेक्टिव से देखना सीखो, फिर अपने वाले से तो देख ही लोगे यार, वो तो खुद का ही है, ठीक है। सेकंड व्यू पॉइंट टू विच आई पर्सनली बिलोंग, ठीक है, दैट व्यू पॉइंट नंबर 2 टू विच आई पर्सनली बिलोंग। तो इसमें वो लोग थे जिन्होंने कहा कि सर्टेन क्वांटिटीज जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। इन्हीं में आ जाएंगे आपके फंडामेंटल वाले, ठीक है। फंडामेंटल कर दो। ये सोच भी सही था, ये सोच भी सही था। क्यों सही है सर? बिकॉज जितना भी कुछ आप प्रोसेस देख रहे हो सब कहाँ हो रहा है, सरफेस नेचर में हो रहा है, ठीक है। और उसको मास और स्पेस यानी कि सेम स्पेस पे हो रहा है सब कुछ। जब सेम स्पेस पे हो रहा है तो यहाँ पे देखो हर पार्टिकल का एक दूसरे पार्टिकल के प्रति व्यवहार कैसा है, डिफरेंट है। बिहेवियर इज डिफरेंट इन स्पेस। अब तुम्हारा व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा है, सिमिलरली। तो अगर हर पार्टिकल का, तो ये साथ से ही कैसे निश्चित हो सकता है, फिर सबके लिए एक एक होना चाहिए, ठीक है। समझे? नहीं समझे? चलो फिर समझते हैं। स्पेस में हर पार्टिकल का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल के रिलेटिव डिफरेंट है। अगर एक पार्टिकल का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल के प्रति डिफरेंट है तो कैसे आप बोल सकते हो कि इन्हीं साथ पे सब डिपेंडेंट हो जाएंगे? बिल्कुल सही लॉजिक है। दैट इज वाई इट इज अ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज्ड है सर। रिसर्च पेपर है क्या सर, पीयर रिव्यूड है क्या? नहीं, दोनों ही नहीं है। अब कोई मेरे को ये बोल दे भाई रिसर्च करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पावन जो है वो बनाया गया है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी खास नहीं है, सही बताऊं तो जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन है। अब आगे मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ, तुमको समझ आ जाएगा। इनका ये था भाई कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दो, दैट्स इट, ठीक है। फंडामेंटल इन द सेंस कि उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारी क्वांटिटीज आ जाए, बस कॉम्प्रोमाइज था, कुछ बहुत कुछ नहीं था। इनका ये था कि देखो नेचर में मैकेनिक्स के लिए तो 3 है और जो भी नए नए आएंगे उनमें एक एक जोड़ते जाओ, बस यही था इसमें, और कुछ नहीं था। अब वो तुम लोग उसको ऐसा बना देते हो यार कि मतलब ये 7 ही है, हाँ 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बस रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल। सो ये कैसा सॉल्यूशन था? एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसआई जो है वो आपका 1960 में फॉर्म हुआ। हेडक्वार्टर पेरिस में था, वो सब जानने का जरूरत नहीं है हेडक्वार्टर कहाँ था, ठीक है। तो एसआई आपका 1960 में फॉर्म हो गया था। और इसके बाद, ठीक है, अब 1960 जब आया तो साइंटिस्टों को ये समझ में आने लग गया कि देखो अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे गलती मिल रही है,
एंड इफ आई पब्लिश इन, उस टाइम में होते थे, क्या तो बोलते थे यार, उनको दिमाग से उतर गया, ठीक है, उस टाइम में जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे उनमें अगर वो डाल दे और एग्जैक्ट यूनिट लिख दे तो सोचो कितना फायदा हो जाएगा, उसकी गलती से कोई और सीख पाएगा, ठीक है, उसके जो भी गलती होगी उससे कोई और सीख पाएगा। मतलब ये रिसर्च, मतलब देखो अब एक लैंग्वेज होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, सबसे पहली चीज़। मतलब मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ, एक मीडियम से, राइट, मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ, एक मीडियम से बात कर रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन ही मीडियम है पर है ना, इसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम में उसको कुछ बोलते थे यार, वो इस टाइम में जैसे पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स होते हैं उस टाइम के, उसको भी कुछ बोलते थे, मेरे दिमाग से उतर गया है, रिसर्च पेपर नहीं कुछ होता था, उसका नाम था कुछ, आई फॉरगेट दैट, चलो कोई बात नहीं, चलता है यार, नाम पे नहीं जाते हैं, सबसे पहली चीज़ नाम पे जाते ही नहीं है, ठीक है। तो 1960 में इन्होंने फॉर्म किया, ठीक है। तो अब एक लैंग्वेज चाहिए था, ठीक है। अब मानो दो साइंटिस्ट है, सो व्हाट वी नीड कॉमन लैंग्वेज टू टॉक, कि चलो आप कहाँ कहाँ फेल हुए, आपके फेलियर से मैं सीख पाऊँ, ठीक है, इसी के लिए तो आया था, और क्या था, ठीक है। तो अब लोग मतलब ये समझने लगे कि नहीं, एक नीड होनी चाहिए, ये 7 वाला सही है, ठीक है, और 7 वाला ले भी लिया था एसआई ने, वो जो सेकेंड व्यू पॉइंट था वो ले लिया था एसआई ने, ठीक है। इनमें उन्होंने कहा कि चलो 2 काम करेंगे, नंबर 1 व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी बना दे तो सब मान लेंगे? वैसे मान लेगा, ये नहीं मानते जल्दी। इनका ये था कि एक छोटी सी, ये कभी अगर टाइम मिले तो सर्च करना यार, मार्टियन ब्लंडर। अगर तुमको इस चैप्टर का वर्थ जानना है, ये सर ये चैप्टर पढ़ के कितना रुपए बच सकता है, कितने रुपए जा सकते हैं, तो मार्टियन ब्लंडर बहुत अमेजिंग स्टोरी है। 1999 में नासा ने मार्स का क्लाइमेट पढ़ने के लिए एक मिशन कंपोज किया था, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर नाम से, ठीक है, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, ठीक है। $125 मिलियन, इस पे 2 डंडा ही आता है शायद, ठीक है। $125 मिलियन लगा था, ठीक है, और डिज़ाइन वगैरह सब मिला के कॉस्ट। तो क्या हुआ, सब कुछ सही था, 99% सही था। जो लास्ट स्टेप था ना, जिसमें स्टीयरिंग रॉकेट फायर करते हैं, ठीक है, स्पीड कम, वो जो भी होता है स्पीड कम करने के लिए, मतलब स्टीयरिंग रॉकेट लास्ट स्टेज में फायर करते हैं, ठीक है। तो अब वो करना था। अब जो ऑपरेटर इन्होंने बैठा के रखा था उसने क्या सोचा कि ये किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में होगा, ठीक है। उन्होंने पूरी कोडिंग कर डाली थी मैट्रिक सिस्टम की, ठीक है, उन्होंने मैट्रिक सिस्टम की वैल्यू फिक्स कर दी थी। यहाँ पे इनको लगा कि थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट आगे एनएलएम की बात समझ में आ जाएगा, मैकेनिकल एक प्रॉपर्टी बस ऐसा समझ लो, उसको थ्रस्ट ऑन करना जा रहा था। इसने क्या किया, इसने उल्टा कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया भाई ब्रिटिश, इसको लगा कि ब्रिटिश यूनिट में है, ठीक है, पर वहाँ में मैट्रिक सिस्टम में था, तो 125 मिलियन का घाटा लग गया। ये नहीं मानते ना, इनका अलग है, हम बड़े, ठीक है। तो बट ये फ्रेंच का आइडिया बहुत अच्छा था, पर्सनली बताऊं तो, इसलिए फर्स्ट चैप्टर दिया गया आपको, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया इसका वर्थ है आपका, ये वर्थ, ये चैप्टर का वर्थ है, सही बताऊं तो, ठीक है। अब 2 बातें हो गई थी, ये लोग क्या करेंगे, जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी था, ये लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड करेंगे, ठीक है। नंबर 2 स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में, ठीक है। तो व्हाट वाज नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर 2 स्टैंडर्ड। एक बात बता देता हूँ, ठीक है, आपके जेईई एग्जाम के लिए आपको स्टैंडर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, लॉजिक मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बता दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सही बताऊँ तो स्टैंडर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा 2 मिनट बता दूंगा स्टैंडर्ड के बारे में, इसको याद एक बार पढ़ लोगे तो पढ़ लेना। वर्मा सर की किताब में, रेस्पेक्टेड वर्मा सर की किताब में, बहुत प्यार से लिखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, एक बार पढ़ लेना उसमें, ठीक है। आगे चलें, अब आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या था, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
दो रूल्स रखा उन्होंने, ठीक है। अब कोई भी क्वांटिटी को उठा के फंडामेंटल नहीं बता सकते, अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अभी जो हम लोग सीखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसके लिए दो रूल रखा। सबसे पहला, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी, इस वर्ड पे ध्यान देना, इंडिपेंडेंट ईच अदर। क्यों इंडिपेंडेंट बोला, क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सोचो क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, क्लिक करना चाहिए, कुछ तो क्लिक कर रहा होगा, देख रहे हो तो कुछ तो आ रहा होगा, वो जो भी है, ठीक है। नहीं आ रहा है कुछ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा यार, सीखने की चीज है और क्या। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस वर्ड पे ध्यान देना, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या, मतलब समझो, मतलब समझो, जो भी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल बोल रहे हो, ठीक है, जिन भी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल बोल रहे हो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे, कैसे सर, समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है, सबको पता है, इतना ही होता है ना, किसी को इसमें ज़्यादा होता है क्या, ज़्यादा होता है तो यार बताना, हम भी उसी गोले पे चलते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे अब मैंने एक यूनिट बनाया, मेरा यूनिट, ठीक है, मेरा फंडामेंटल यूनिट है। अब इसमें अगर मैं इनका फंडामेंटल यूनिट बनाऊं, इज इट लॉजिकल, लॉजिकल है क्या मैं मिनट आवर सेकंड तीनों को एक में रख दिया, कि ये तुम खुद सोच के देखो यार, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट हो गए तो क्या लॉजिक है, एक यूज कर लेते एक के टर्म में, बाकी सब आ जाते। फिर से समझो, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्यों, बिकॉज देखो, अगर मैं मिनट ले लूं, आर और सेकंड में आराम से निकाल सकता हूं, या मैं आर ले लूं तो सेकंड और मिनट में आराम से निकाल सकता हूं, समझ रहे हो, मतलब उनके बीच में कुछ रिलेशन ना हो, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, चलो और ट्राई करते हैं। अच्छा, इनके साथ बना सकता हूं क्या, हाँ, यस और नो। अच्छा, कितने लोग यस सोच रहे हैं और कितने लोग नो सोच रहे हैं, पहले तो ये सोच लो कि बना सकता हूं कि नहीं, यस और नो सोच लो, ठीक है। तो इनके साथ मैं नहीं बना सकता, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इनके साथ में मैं कोई भी दो क्वांटिटीज लूंगा, अगर मैं फोर्स और मास लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन और मास को लूंगा, ठीक है, तो मेरे को फोर्स मिल जाएगा। सो इज इट लॉजिकल, नो। और ट्राई करते हैं, चलो और ट्राई करते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं। जैसे एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, अबे ये होता है, 9th में पढ़े होगे, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। और एक और बना के देखते हैं यार, ये इनका बन सकता है कि नहीं। मान लो इनका फंडामेंटल क्वांटिटीज बन सकता है कि नहीं, बन सकता है क्या इनका, और सेम हो गया ना, एरिया ले लो, इनमें से किनके साथ बन सकता है,
इसके साथ बन सकता है या इसके साथ बन सकता है, विच वन, किसके साथ बन सकता है? कितने लोग सोच रहे हैं कि इसके साथ बन सकता है और इसके साथ बन सकता है? कितने लोग? ठीक है, अगर कोई सोच रहा है इसके साथ बन सकता है तो वो भी गलत है, कोई सोच रहा है इसके साथ बन सकता है वो भी गलत है। Why both are wrong? Let us see. Velocity is what? Distance upon time, है ना? Distance क्या है? Length upon time, यही है। इसको अंडर रूट एरिया अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? अरे बोल क्या सकते हैं, है ही यार, बोलने वाली क्या बात है। ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, विच इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। यानी कि मैं अगर वेलोसिटी और लेंथ को ले लूं तो मेरे को क्या मिल जा रहा है? टाइम मिल जा रहा है। ठीक है, और लेंथ की जगह मैंने बस एक छोटा सा काम किया, यहाँ पर एरिया लेकर देखा। ठीक है, अगर तो तुमको लग रहा था कि दोनों से नहीं बन सकते तो तुम बिल्कुल सही हो। ठीक है, और लेते हैं, चलो सर नहीं